अस्सलाम वालेकुम। अल्लू टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध की लोक कहानियों में ज़िला थर और नगर पारकर को ख़ास अहमियत हासिल है। बाकड़ू दरिया के किनारे भालवा नामी कस्बा जो सियाहत के हवाले से खित्ते में अहम मकाम रखता है, सिंध धरती के बेशुमार लोक दास्तानों का अमीन है। मिट्टी से नगर पार कर जाने वाली सड़क पर जैन मंदिरों के करीब कदीम ज़माने से आबाद थर पारकर की तारीख, तहजीब व तमद्दन से जुड़ा हुआ ये गांव भालवा इंतजामी तौर पर तहसील नंगर का हिस्सा है। किसी ज़माने में इस इलाके में रेबारी कबीले के 12 गांव आबाद थे, जबकि भालवा के करीब मलीर नामी बस्ती थी। भालवा के नाम के बारे में माहिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ का कहना है कि ये लफ्ज़ भलीवा से बना है और बाज इसका कदीम नाम भेलवा बताते हैं। इस वक्त यहाँ खास खैली, मेघवाड़ और भेल कबीले के अफराद आबाद हैं। वाह थर में कुएं को भी कहते हैं। इसे मशहूर लोक कहानी के किरदार मारवी का गांव भी कहा जाता है। मारवी की दास्तान में एक कुएं का भी जिक्र मिलता है जो भालवा में वाक़े है। शायद इस कस्बे का नाम इसी कुएं से मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि सिंध की मशहूर लोक दास्तान उमर मारवी की इब्तिदा इसी गांव से हुई थी। सिंधी मौरखीन के मुताबिक शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की सुरमी हुब्बुल वतनी के अजीम किरदार मारवी का आबाई गांव भालवा है, लेकिन कुछ महक़िक़ इस राय से इख्तिलाफ रखते हैं। इनके मुताबिक मारवी का गांव तिल्हार या तलवाड़ है। एक लोक रिवायत में है कि भालवा के करीब मलीर नामी बस्ती थी जहां मारवी ने जन्म लिया था। थर की तारीख और लिसानियात के माहिरीन कहते हैं कि मलीर एक गांव का नाम नहीं बल्कि सावन रुत में सब थर को मलीर कहा जाता है। दूसरी रिवायत के मुताबिक भालवा के रिहायशी पालनू पनवार ने अपनी बेटी की सगाई रस्मो रिवाज के तहत खेत सेन से की तो इलाके के एक और बासर शख्स भोग को बहुत सदमा हुआ। इसकी आरजू थी कि मारवी इसकी दुल्हन बने। पहले तो इसने मारवी के वालिदैन पर दबाव डालने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। वो मारवी को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। हुस्न का मारा ये शख्स इस वक्त के हुक्मरान उमर सुमरो के दरबार में चला जाता है और इसे शायराना अंदाज में मारवी के हुस्न के मुतालिक बताता है। बादशाह उमर सुमरो ने मारवी को देखते ही पसंद कर लिया। इसने शादी से जब इनकार किया तो क्या हुआ। पाकिस्तान के मारूफ इलाके उमरकोट के नाम के पीछे छुपी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान। उमरकोट लाड़काना से 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़े सूबा सिंध का शहर उमरकोट जो दो वजूहात की बिना पर मारूफ है। एक उमर और मारवी के इश्क की दास्तान और दूसरे मुगल बादशाह अकबर की जाए पैदाइश होने के बायस इस शहर का नाम इसी उमर नामी बादशाह के नाम पर रखा गया। उमर और मारवी की इश्किया दास्तान शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने अपनी किताब शाह जो रिसालों में भी बयान की है, जो सबसे मुस्तनिद समझी जाती है। ये दास्तान इश्क कुछ यूं है कि मारवी नामी हसीनो जमील लड़की थरपारकर के गांव मलीर की रिहायशी थी। बादशाह उमर सुमरो इस शख्स की जबानी मारवी के हुस्न का किस्सा सुनकर इसे देखने के लिए इसके गांव मलीर चला आता है। जब बादशाह गांव में आता है इस वक्त मारवी एक कुएं से पानी निकाल रही होती है। बादशाह इस हुस्ने बलाखेज पर नजर पड़ते ही मबहूत हो जाता है। मारवी इसे इस कदर पसंद आती है कि वो वहीं इसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन वो इसे भी इनकार कर देती है। बादशाह इसे हीरे जवाहरात और शाही जिंदगी का लालच देता है, मगर वो फिर भी नहीं मानती। इस पर वो इसे पकड़ लेता है और साथ उमरकोट ले जाकर महल में कैद कर देता है। मारवी जो सहरा के रेतले टीलों और खुले नीलगो आसमान की आदी थी, इस मुकय्यद जिंदगी पर दिन रात ज़ारो कतार रोती रही। हर रोज बादशाह इसके पास आता और इस शादी पर रजामंद करने की कोशिश करता, ताहम वो मुसलसल इनकार करती रहती। बिलाखिर घर की याद मारवी को इस कदर तकलीफ में मुब्तला कर देती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है और शदीद बीमार पड़ जाती है। जब उमर को इसकी बीमारी की इत्तला मिलती है तो वो दोबारा इसके पास आता है और शादी करने की दरख्वास्त करता है। इस पर मारवी इसे जवाब देती है कि अगर मैं अपने वतन की याद में दम तोड़ दूं तो मेरा जिस्म खाकी मेरे घर ले जाना ताकि मैं सहरा की रेत में आराम कर सकूं। मरने के बाद ही सही, अगर मेरी हड्डियां मलीर पहुंच गईं तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। उमर मारवी की वतन से मोहब्बत का ये आलम देखकर बिलाखिर 1 साल की कैद के बाद रिहाई दे देता है। इसके आदमी मारवी को इज्जत और तकरीम के साथ इसके गांव लेकर जाते हैं। बादशाह के आदमी गांव वालों को ये पैगाम भी देते हैं कि मारवी को जिस हालत में ले जाया गया था
یہ اسی حالت میں واپس آئی ہے۔ لیکن اس پیغام کے باوجود جب ماروی اپنے گاؤں پہنچتی ہے تو گاؤں کے عمائدین اس کی پاک دامنی پر شک کرتے ہیں، لیکن اس کا منگیتر کھیت اسے واپس لے جاتا ہے اور ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کی رات جب وہ حجلہ عروسی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اس کی پاک دامنی کے متعلق سوال کیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ اس نے آخری سانس لی اور وہیں دم توڑ گئی۔ یہاں ماروی کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام امر ہونے کا حوالہ اس کی عمر سے محبت نہیں بلکہ اپنے وطن سے لازوال محبت ہے۔ اسے آج بھی سندھی تاریخ کی سب سے بہادر خاتون قرار دیا جاتا ہے۔ ننگر پارکر بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو عمر کوٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں وہ کنواں آج بھی موجود ہے، لیکن اب اس کے گرد ایک کمپلیکس بنا دیا گیا ہے جس کا نام ماروی کلچرل کمپلیکس ہے۔ اس کمپلیکس میں عمر اور ماروی کی اور بھی بہت سی یادگاریں رکھی گئی ہیں۔ ان میں ماروی، ان کی سہیلیوں اور بادشاہ عمر سومرو کے مجسمے بھی شامل ہیں۔ یہاں ماروی کی چوڑیاں، ملبوسات اور دیگر اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں بھی شیشے کے فریموں میں رکھی گئی ہیں۔ سندھی مورخین عمر ماروی کی داستان کا کردار سومرا حاکم عمر ثانی کو بتاتے ہیں، لیکن کتاب کھاروڑو چت آیو میں کہانی کا کردار سومرا دور کے آخری حاکم حمیر کے بھتیجے عمر کو بتایا ہے۔ شاہ عبداللطیف کے شاعری میں حمیر اور عمر دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان کے کلام شاہ جو رسالوں کے کسی بھی شعر میں بھالوا نامی گاؤں کا نام نہیں ملتا، لیکن تھر کے باسی سانگڑوں کے پاس ایسے اشعار سننے کے لیے جاتے ہیں جن میں بھالوا کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ بھالوا میں ابھی بھی عمر ماروی کی داستان سے منسوب کنواں موجود ہے، جس کے قریب ہی ایک چھوٹا سا حوض ہے جسے ماروی کی کنڈی کہا جاتا ہے۔ ماروی سے منسوب کنویں کے پاس حکومت سندھ کے محکمہ ثقافت کی جانب سے ماروی میوزیم، ثقافتی کمپلیکس اور ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماروی کی کہانی ختم ہوئی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔